हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक के समस्त अभ्यास प्रश्नों को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 4 तक सबकी संपूर्ण व्याख्या और अभ्यास प्रश्न उत्तर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। वो सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित सभी विषय की क्लासेस चल रही है। वो सारी की सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से भी आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पाठ के भीतर अलग अलग पेजों पर पूछे गए प्रश्नों की। तो देखें, सबसे पहले पेज संख्या 58 के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? हमारे आसपास जितने भी अलग अलग तरह के परिवर्तन हमें नजर आते हैं, क्या उन परिवर्तनों को हम अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग भागों के अंदर या अलग अलग कैटेगरी के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल। हमारे आसपास हो रहे अलग अलग परिवर्तनों को हम निम्न श्रेणियों के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन, स्थायी और अस्थायी परिवर्तन। हमारे आसपास के वातावरण में अलग अलग तरह के होने वाले परिवर्तनों यानी बदलावों को हम इन अलग अलग श्रेणियों के अंदर रख सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में, वांछित और अवांछित परिवर्तन की श्रेणी में, या फिर स्थायी और अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी के अंदर इनको हम रख सकते हैं। ठीक है डियर, आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 पर, क्या कागज की बनी वस्तुओं की तहों को, तहों का मतलब उसकी जो ये सतह है, उनको खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास कोई कागज था, आपने उसकी अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई है, देखो मोड़कर तोड़कर, तो क्या इन कागज से बनी हुई वस्तुओं को हम दोबारा से खोलकर पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल, है ना। लेकिन देखो, कुछ फर्क तो आ सकता है, लेकिन कागज हमें वही का वही प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नहीं, कागज तो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसमें कुछ रेखाएं बन जाती है, एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं बनता है। हालांकि पहले से मिलता जुलता हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब हम इस तरह के डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद दोबारा से उसको खोलते हैं, तो कागज पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहता, उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं वो पड़ जाती है, कुछ रेखाएं बन जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। अतः इस स्थिति में आपका जो कागज है वो लगभग पहले जैसा तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेखा है वो बन जाती है। आगे देखो, तीसरा, चौक के एक छोटे टुकड़े को पीस कर चूरा कीजिए। स्कूल के अंदर आप सबने चौक देखा है। प्रश्न क्या कह रहा है? चौक का एक टुकड़ा लीजिए और उसको किसी से पीस कर बिल्कुल उसका बुरादा कर दीजिए। अब आप इस चूरे से, इस बुरादे से क्या पुनः चौक को प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। उस चूरे से या बुरादे से हम पुनः पहले जैसा जो चौक है वो नहीं बना सकते। उस बुरादे या चूने से हम पुनः पहले जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट जो चौक है वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 61 के ऊपर, सिरका और बेकिंग सोडा को मिश्रित करने पर बनने वाली गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने किस किस को मिलाना है? सिरका और बेकिंग सोडा को। तो जब हम सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर कौन सी गैस निकलेगी? वहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलेगी। इसके लिए आप अभिक्रिया देख सकते हैं
कि जब सिरका और बेकिंग सोडा को आपस में मिलाया जाता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है, साथ ही साथ अन्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आगे देखो पेज संख्या 62 पर, क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है? प्रश्न क्या कह रहा है? क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है? मतलब किसी चीज को जलाने के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और आपकी ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो दहन एक केमिकल प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बिल्कुल जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ है उसका दहन नहीं हो सकता। अगला देखो 64 पर, मोमबत्ती को जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती को जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं? देखो मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती क्या होगी? सबसे पहले मोम है वो पिघलेगा और पिघल कर वो क्या करेगा? जमेगा। ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पिघले हुए मोम से जो दोबारा आपकी मोम जमेगा उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं या उसके दोबारा हम मोमबत्ती के रूप में यूज ले सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। लेकिन मोमबत्ती जब जलेगी तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा तो वो क्या है? वो आपका है रासायनिक परिवर्तन। वो क्या है? वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलने की घटना में दोनों परिवर्तन शामिल है, भौतिक परिवर्तन भी शामिल है और रासायनिक भी। मोमबत्ती का पिघलना और जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। और मोमबत्ती के जलने से जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है और जो धुआं निकलता है वो कौन सा परिवर्तन है? वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है डियर, आगे देखो, जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे पुनः दोबारा उसके मूल स्वरूप में ला सकते हैं? जब किसी वस्तु के अंदर परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, के मूल स्वरूप में ला सकते हैं? हम कहेंगे कि कुछ वस्तुओं को पुनः मूल स्वरूप के अंदर हम ला सकते हैं, परंतु कुछ को हम दोबारा से उसके मूल स्वरूप में नहीं ला सकते। देखो जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ से क्या बनेगा? पानी। पानी को हम दोबारा से बर्फ बना सकते हैं। फिर जल का वाष्प बनना, पानी को गर्म करेंगे क्या बनेगी? भाप। भाप को ठंडा करेंगे दोबारा से क्या बनेगा? पानी। तो देखो यहां पर उलट कर फिर से बर्फ और पानी को बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा आपका? ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में ए से आप बी बना सकते हो और बी को वापस ए भी बना सकते हो। लेकिन कटी हुई सब्जियों और बने हुए पॉपकॉर्न को आप पुनः मूल स्वरूप के अंदर नहीं ला सकते। जैसे आपने सब्जी काट दी, क्या अब कटी हुई सब्जी को आप दोबारा से पहले वाली स्थिति में ला सकते हो? नहीं ला सकते। उसी तरह जैसे मक्का से आपने पॉपकॉर्न बना दिए, क्या पॉपकॉर्न को दोबारा मक्का में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो हमारे आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं कुछ तो स्थायी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? अस्थायी, है ना? तो सभी जो परिवर्तन है उनको दोबारा से मूल स्थिति के अंदर नहीं लाया जा सकता है। कुछ को लाया जा सकता है, कुछ को नहीं लाया जा सकता। उदाहरण आपके सामने मैंने बता दिए। आगे देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसके प्रश्न पाठ्य पुस्तक के। अभी तक जो प्रश्न डिस्कस किए वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज पर पूछे गए थे। अब देखो जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषता है? कौन से परिवर्तन की? भौतिक परिवर्तन की। देखो यहां पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल सही बात है। फिर विभिन्न गुणों वाला पदार्थ बनता है। बिल्कुल गलत। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये बात भी गलत है। तो भौतिक परिवर्तन की क्या विशेषता हो गई?
कि पदार्थ की जो अवस्था है वो बदल भी सकती है और नहीं भी। साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ग है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है डियर, आगे देखो दूसरा प्रश्न। पूर्वानुमान लगाइए कि निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। उत्क्रमित का मतलब क्या है? उत्क्रमित का मतलब है जैसे आपने ए से बी बना दिया तो वापिस आप बी से क्या ए बना सकते हो? यदि बना सकते हो इसका मतलब इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि नहीं बना सकते इसका मतलब इसका उत्क्रमण नहीं किया जा सकता। यदि किसी परिवर्तन के विषय में आप आश्वस्त यानी श्योर नहीं है तो उसका कारण लिखिए कि क्यों नहीं है। यदि किसी परिवर्तन के बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो क्या कारण हो सकता है वो आपको बताना है। कुल मिला के यहाँ पर 10 स्थितियां दी गई है। बताना है कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है और कौन सा परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय है। चलिए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला, वस्त्र सिलकर कमीज बनाना। आपने कपड़े से कमीज बना लिया, क्या अब कमीज को दोबारा से पहले वाले कपड़े में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय। कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय। आपने कपड़े से कमीज तो बना दिया लेकिन कमीज से दोबारा से पहले वाला कपड़ा नहीं बना सकते। इसका मतलब कैसा परिवर्तन है आपका? अनुत्क्रमणीय। कैसा है? अनुत्क्रमणीय। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं यदि आपको चीजें समझ में आ रही है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहां पर कारण क्या है। देखो कपड़े के टुकड़ों को सील कर हम क्या बनाते हैं? कमीज। और कमीज बनाने के बाद उसे दोबारा से वापस उन्हीं मूल टुकड़ों के अंदर नहीं बदला जा सकता क्योंकि सिलाई की प्रक्रिया कैसी होती है? स्थायी होती है। अतः यदि आपने कपड़े से कमीज को सील दिया तो दोबारा से कमीज को पहले वाले कपड़े के रूप में नहीं ला सकते। ठीक है डियर। दूसरी स्थिति, सीधी डोरी को ऐंठना। ऐंठना का मतलब एक डोरी के ऊपर दूसरी डोरी को चढ़ाना। ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। यदि आपने डोरी को ऐंठ दिया है तो दोबारा से उस डोरी को आप खोल सकते हो, है ना डियर? दोबारा से उस डोरी को आप खोल सकते हो और पहले वाली स्थिति के अंदर ला सकते हो। तीसरा परिवर्तन, इडली के घोल से इडली बनाना। ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। क्योंकि यदि आपने एक बार इडली बना दी तो क्या इडली से दोबारा से पहले वाला घोल बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। वही कारण लिखा हुआ है कि इडली को बनाने के लिए घोल को क्या दी जाती है? भाप, यानी उसको गर्म किया जाता है जिससे एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इडली को आप वापस पहले वाले तरल घोल के अंदर नहीं बदल सकते। अतः ये कैसा परिवर्तन होगा आपका? अनुत्क्रमणीय होगा। फिर चौथा परिवर्तन, जल में शक्कर घोलना। तो ये कैसा है? उत्क्रमणीय। यदि आपने जल के अंदर शक्कर घोल दी तो आप दोबारा से क्या कर सकते हो? शक्कर को जल से अलग कर सकते हो, है ना? इसी तरह कुएं से जल निकालना। यदि आपने कुएं से पानी निकाल दिया है तो दोबारा उस पानी को कुएं के अंदर डाल सकते हो। यह भी कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। अगला है फलों का पकना। यह कैसा है? अनुत्क्रमणीय। यदि कच्चे फल को आपने पका दिया, अब क्या पक्के फल को वापस कच्चा फल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यदि आपने फल को एक बार पका दिया तो अब पके हुए फल को आप वापस कच्चा नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा आपका? अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। कारण क्या है कि फलों के पकने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों? रासायनिक। क्योंकि उसके अंदर के जो स्टार्च होते हैं वो शक्कर यानी शर्करा में बदल जाते हैं, उनकी संरचना भी बदल जाती है और पके हुए फल को आप दोबारा से कच्चा नहीं बना सकते। अतः ये कैसा परिवर्तन है आपका? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला देखो, खुले पात्र में जल उबालना। यदि आपने पानी को उबाल दिया तो क्या बनेगी? भाप बनेगी। देखो क्या बोल रहा है? खुले पात्र में। तो खुले पात्र में पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, भाप बन के वो पानी उड़ जाएगा। अब जब आपने वो भाप को इकट्ठा ही नहीं किया तो दोबारा से पानी थोड़ा ही बनेगा? नहीं बनेगा। तो कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। कारण क्या है? देखो खुले पात्र के अंदर पानी को उबालने पर वो पानी है वो भाप बन के, वाष्प बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा और दोबारा से उसे पानी के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता।
लेकिन यदि कोई पात्र है वो ढका हुआ होता, ढके हुए पात्र को उबालने पर दोबारा से यदि आप उसको ठंडा करते तो दोबारा से जो भाप है वो किसमें बदल जाती, पानी के अंदर बदल जाती। लेकिन यहाँ पर कौन सा बर्तन है, खुला बर्तन। खुले बर्तन में पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगी, दोबारा से हम पानी है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगला देखो, अगला है सटाई को समेटना। कोई सटाई है उसको आपने समेट दिया तो दोबारा से उसको आप खोल सकते हो, ये कैसा परिवर्तन है, उत्कर्मणीय परिवर्तन है। आगे देखो 9वां, गेहूं के दानों को पीस कर आटा बनाना। गेहूं के दानों को पीस के आटा बनाना, ये कैसा परिवर्तन है, अनुत्कर्मणीय। यदि आपने गेहूं से आटा बना दिया तो क्या आटे से दोबारा गेहूं बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, ये अनुत्कर्मणीय, उसको दोबारा से हम उलट नहीं सकते। देखो गेहूं के दानों का आकार और रूप पूरी तरह से क्या हो जाता है, आटे के अंदर बदल जाता है, और पीसे हुए आटे से दोबारा से गेहूं के मूल दाने वो नहीं बनाए जा सकते। यह एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कैसा है, अनुत्कर्मणीय है। अगला देखो, चट्टानों से मृदा का बनना, ये भी कैसा है, अनुत्कर्मणीय। चट्टानों के अपर्दन से क्या बनती है, मृदा बनती है। तो क्या मृदा मिट्टी से वापस चट्टान बना सकते हो, नहीं बना सकते। लिखेंगे कि यह प्रक्रिया अपक्षय यानी अपर्दन बहुत लंबे समय से होती है, और इसमें क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, और बनी हुई मिट्टी को वापस चट्टानों के अंदर नहीं बदला जा सकता। अतः कौन सा परिवर्तन होगा आपका, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 3, बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। यदि कोई कथन गलत है तो सही करके उसको दोबारा से लिखना है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। यदि कोई कथन गलत है तो उसको आपको सही करके दोबारा लिखना है। कुल मिला के 4 कथन दिए हुए हैं, चलिए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला देखो, मोमबत्ती जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। देखो मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती का दहन होगा, तो इसके लिए उसका पिघलना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन, संघनन के द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो संघनन का मतलब क्या होता है, भाप को द्रव में बदलना, गैस को द्रव में बदलना। तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन थोड़ा ही हो रहा है, यहां पर तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर यह कथन कैसा है आपका, गलत है। इसको हम अभी दोबारा से सही लिख देंगे। तीसरा कथन है, पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों को किसमें बदलना, खाद में बदलना। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग सोडा को नींबू रस के साथ मिलाना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दूसरा कथन गलत है, इसको सही करके लिख लेते हैं। तो सही कथन क्या होगा कि संघनन के द्वारा जल वाष्प को एकत्रित करना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, न कि रासायनिक परिवर्तन। तो कथन में क्या लिखा हुआ था, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये बात गलत है। ये कैसा परिवर्तन है आपका, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जब हम चैप्टर की व्याख्या को पढ़ेंगे तो ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज या कल के अंदर मैं इसकी व्याख्या वाली क्लास है वो भी लेकर आ जाऊंगा। अगला देखो चौथा, निम्नलिखित कथनों के लिए रिक्त स्थान को भरिए। देखो पहली खाली जगह, नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप जमा हो गया है। भूरे रंग का ये निक्षेप किसके कारण होता है, जंग की वजह से होता है, जंग की वजह से। और ये कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी खाली जगह, रुमाल की तह लगाना एक भौतिक परिवर्तन है। रुमाल को अलग अलग डिजाइन के अंदर मोड़ना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। और यह क्या हो सकता है, यह उत्कर्मणीय भी हो सकता है। यदि आपने रुमाल को अलग अलग स्थिति में मोड़ा है तो उसको आप पहले वाली स्थिति के अंदर, सही स्थिति के अंदर भी ला सकते हो। तीसरी खाली जगह, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा को बाहर निकालता है, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, दहन कहेंगे। और ये कैसा परिवर्तन है,
तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन है रासायनिक। चौथी खाली जगह, मैग्नीशियम, जब वायु के अंदर मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ में होती है प्यारे बच्चों, तो वहां पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बनने वाला पदार्थ कौन सी प्रकृति का होता है, तो कौन सी प्रकृति का होता है, सारीय प्रकृति का। क्योंकि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर आपके सारीय ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम का जलना कौन सा परिवर्तन है प्यारे बच्चों, तो ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर एक नया पदार्थ बनता है। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5, जल का बर्फ में बदलना या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, व्याख्या कीजिए। तो देखो, जल का बर्फ में बदलना या वाष्प में बदलना, दोनों कौन से परिवर्तन है, भौतिक। क्यों, देखो, यदि आपने जल से क्या बना दिया, बर्फ, तो बर्फ से दोबारा से जल है वो बन सकता है। यदि जल को आपने गर्म किया तो क्या बनेगी, भाप यानी वाष्प, और भाप को वापस पानी के अंदर बदल सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, क्योंकि इसमें केवल और केवल अवस्था बदल रही है, यहां पर कोई नया पदार्थ है वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब भी केवल अवस्था बदले, कोई नया पदार्थ नहीं बने, कोई नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं हो, तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। छठा देखो, क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, अपने कथन की पुष्टि करो। देखो, दूध के फटने से क्या बनेगा, पनीर। क्या पनीर को वापस दूध में ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो दूध अलग चीज है, पनीर अलग चीज है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए गुण वाले पदार्थ, या तो आप कह सकते हैं पनीर, या फिर इसका निर्माण होता है आपके दही का निर्माण होता है। तो दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध के फटने से आपका दही अथवा पनीर का निर्माण होता है। तो हम दही अथवा पनीर को दोबारा से दूध के अंदर नहीं बदल सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखो, 7वां प्रश्न, वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक, और क्यों, आपको कारण भी बताना है। तो देखो, यहां पर वायु, वर्षा, तापमान आदि जो प्राकृतिक आपके कारक है, ये चट्टानों को तोड़कर और उन्हें विघटित करके क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। और मृदा निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और आपका रासायनिक परिवर्तन भी होता है। देखो, भौतिक और रासायनिक कैसे हैं। जब केवल चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जब बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। लेकिन जब पानी, वायु और गैसें चट्टानों को किसमें बदल देती है, चट्टानों को खनिजों के अंदर बदल देती है। जब पानी, वायु और गैसें चट्टानों के खनिजों को बदल देती है और नए पदार्थ मृदा का निर्माण करती है, तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया क्या है, शामिल है। ठीक है डियर, आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। बहुत बड़ा प्रश्न है, एक कहानी दी गई है, आपको बताना है कि कहां कहां पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कहां कहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। चलिए कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं। पर्यावरण हितैषी प्रथु शीर्षक वाली निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कहानी के लिए अपनी रुचि का उपयुक्त शीर्षक भी लिखिए। यानी आपको सबसे पहले तो इसका एक टाइटल लिखना है और बताना है कि कहां पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखो, यहां पर सबसे पहले प्रथु रसोई में भोजन तैयार कर रहा है। वह सब्जियां काटता है,
आलू को छिलता है और फलों को काटता है। तो यहां पर कौन सा परिवर्तन है? सब्जियों को काटने पर जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है भौतिक परिवर्तन। फिर वह बीजों को, फलों और सब्जियों के छिलकों को मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है। तो मिट्टी के एक पात्र में सभी को इकट्ठा कर रहा है, तो यहां पर भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। आगे देखो, जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फलों और सब्जियों के छिलके और अन्य सामग्रियां कुछ समय के बाद सड़ने लगती है, जिससे खाद बनती है। तो यहां पर नई चीज बन रही है। जब नई चीज बन रही है तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आगे देखो, प्रथु बीज बोने के समय गमलों के अंदर खाद डालता है और उसमें नियमित रूप से जल देने का निश्चय करता है। कुछ दिनों के बाद प्रथु देखता है कि बीज अंकुरित होने लगते हैं और छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, जिनमें अंततः रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। परिवार के सभी सदस्य प्रथु के प्रयासों की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कहां पर भौतिक परिवर्तन है और कहां पर रासायनिक। तो हमें इसका एक शीर्षक भी लिखना था। शीर्षक क्या लिख सकते हैं? प्रथु की कहानी में परिवर्तन, है ना। फिर देखो, सब्जियों को काटना, उसमें कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। फिर छिलकों को एकत्रित करना, इसमें भी भौतिक परिवर्तन। फिर खाद का बनना, रासायनिक परिवर्तन। फिर पुष्पों का खिलना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है डियर, तो यहां पर हमने जाना कि कहां पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कहां पर आपका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। अगले पृष्ठ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्र क के अंदर भौतिक परिवर्तन और चिन्हित क्षेत्र ख के अंदर रासायनिक परिवर्तनों को लिखना है। चिन्हित क्षेत्र घ के अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखना है। यानी आपके सामने कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से भौतिक है, कौन से रासायनिक है और कौन से परिवर्तन के अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों शामिल है, ये आपको बताना है। चलिए जानते हैं। ये कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन में देखो, कागज का फटना, बर्फ का पिघलना और वस्त्रों की तह लगाना। वस्त्रों की तह लगाना का मतलब है वस्त्रों को समेटना। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर देखो, भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय। ज्यादातर ए से यदि आपने बी बना दिया तो बी से वापस ए बना सकते हो। भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। कोई भी नया जो पदार्थ है या नए गुणों वाला जो पदार्थ है वो नहीं बनता है। तो देखो, कागज को आपने फाड़ा है तो दोबारा से जोड़ सकते हो। यदि बर्फ पिघली है तो पानी बनेगा, पानी से दोबारा से बर्फ बन सकती है। यदि आपने किसी वस्त्रों को समेटा है तो दोबारा से उसको खोल सकते हो। फिर बात आती है रासायनिक परिवर्तन, जैसे जंग लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा के अंदर सिरके को शामिल करना। ये कौन से परिवर्तन है? आपके रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। यदि आपने ए से बी बना दिया तो वापिस बी से ए नहीं बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। फिर आपके भौतिक और रासायनिक दोनों। तो भौतिक और रासायनिक दोनों कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो भौतिक और रासायनिक दोनों हैं, वो केवल और केवल एक है, मोमबत्ती का जलना। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों है। तो यहां पर आप लिख लेंगे ग। ये के अंदर क्या लिखेंगे? ग के अंदर लिखेंगे मोमबत्ती का जलना। क्या लिखेंगे? मोमबत्ती का जलना। उसमें आपका भौतिक और रासायनिक दोनों शामिल है। ठीक है डियर। आगे बात करें अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की। आपके सामने चार प्रयोग दिए गए हैं। पता लगाना है कि इस प्रयोग के अंदर चूने का पानी दूधिया हो गया और क्यों हुआ है। क्या कह रहा है? कुल मिला के 4 प्रयोग है। बताना है कौन से प्रयोग के अंदर चूने का पानी दूधिया हो जाएगा और क्यों होगा, उसके पीछे क्या कारण होगा वो भी आपको बताना है। देखो, क प्रयोग, सिरका और बेकिंग सोडा। एक के अंदर हमने सिरका लिया है और क्या लिया है? बेकिंग सोडा। और दूसरी परत नली में क्या लिया है? चूने का पानी लिया है। दूसरे प्रयोग के अंदर क्या किया है हमने? नींबू का रस और सिरका इनको एक साथ में रखा है और चूने के पानी को दूसरी परत नली के अंदर रखा है।
तीसरे प्रयोग में सिरका और साधारण नमक को साथ में रखा है और चूने के पानी को अलग रखा है। चौथे प्रयोग में नींबू का रस और बेकिंग सोडा को साथ में रखा है और चूने के पानी को अलग रखा है। ठीक है डियर, अब देखो तो यहां पर आपके एक तो क प्रयोग में और एक घ प्रयोग में दोनों के अंदर चूने का पानी क्या हो जाएगा, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि क और घ के अंदर जब अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी, अम्ल की अभिक्रिया बेकिंग सोडा के साथ होगी, क्योंकि सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। जब अम्ल की अभिक्रिया बेकिंग सोडा के साथ होगी तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, वहां पर अभिक्रिया से कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के अंदर प्रवाहित किया जाएगा तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है डियर, तो देखो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि क और घ दोनों प्रयोग में चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर अम्ल यहां पर क्या है, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। क्योंकि जब सिरका की अभिक्रिया बेकिंग सोडा के साथ होगी तो वहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी, और जब CO2 गैस को चूने के पानी के अंदर प्रवाहित किया जाएगा तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया भी लिखी हुई है कि जब सिरका की अभिक्रिया अम्ल की अभिक्रिया बेकिंग सोडा के साथ होगी तो वहां पर CO2 गैस निकलेगी और अन्य पदार्थ का निर्माण होगा, है ना। और घ के अंदर भी वही है, नींबू का रस। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नींबू के रस में होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया बेकिंग सोडा के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ का निर्माण होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। लेकिन आपके प्रयोग ख और ग में चूने के पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी आपकी CO2 गैस है वो पैदा नहीं होगी। इस वजह से आपके क और घ प्रयोग के अंदर CO2 उत्पन्न होगी, और CO2 को जब चूने के पानी के अंदर प्रवाहित किया जाएगा तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूधिया हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 5 के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।